मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं लॉ का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जिसमें काबिलियत है वो आगे बढ़ेगा और पैसे के अभाव में कोई नहीं रोकेगा। और अगर आपके अंदर काबिलियत है और लगन है कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, तो इस प्लेटफॉर्म पे बिटोला लीगल पे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जिसमें मैं कवर करूंगा सारे सब्जेक्ट्स जो भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहले सारे मेजर सब्जेक्ट्स, उसके बाद जो स्टेट स्पेसिफिक लोकल लॉज होते हैं, वन बाय वन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आएगी, मैं वन बाय वन सब कुछ कवर करूंगा। और मैं ये इंश्योर करूंगा कि इस चैनल पे इतना कंटेंट हो और वो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो और वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे कि आप में से कोई भी केवल इस वजह से कि उसके पास किसी बड़े शहर जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है या किसी कोचिंग के फीस देने के लिए पैसे नहीं है, या फिर कोई इंसान जो बड़ी कोचिंग में पढ़ रहा है और उसके पास उसके बावजूद भी राइट गाइडेंस नहीं है, इन सारी चीज़ों के अभाव में आप जज बनने से, अपनी लाइफ में लॉ को अच्छे से समझने से आप रुक ना जाओ। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज से हम शुरू करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर आप लोग पहली बार इस लेक्चर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे लिमिटेशन एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को हमने कम्प्लीटली कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को 42 लेक्चर्स में हमने कवर किया है और लिमिटेशन एक्ट को 16 लेक्चर्स में। तो अगर आप उन सब्जेक्ट्स को समझना चाहते हैं किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से या फिर आपके नॉलेज के लिए, तो आपके लिए वो लेक्चर्स डिज़ाइन किए गए हैं और आप उनको भी जाके देखिए। आज का हमारा जो टॉपिक होगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, जैसा कि कस्टमरी है कि जो पहला लेक्चर होता है किसी भी एक्ट का वो उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, राइट। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बेसिकली हम ये जानेंगे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 अभी हम पढ़ेंगे और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से इंस्पायर हुए इंडियन लॉ मेकर्स स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जैसा लेजिस्लेशन लाने के लिए। तो देखिए क्या होता है, पहले इंडिया में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जब नहीं था तो इंडियन कोर्ट्स जो थे वो अपनी डिस्क्रिशन पे, डिस्क्रिशन मतलब विवेक पे, अपनी मर्जी से कुछ रिलीफ्स दिया करते थे। और इंडियन कोर्ट्स ये करने में कहां से इंस्पायर्ड थे? बाय इक्विटी कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड। तो अब पहले हम ये समझते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब वही चीज की, उसी चीज का किया जाना जिसके लिए आप लोगों के बीच में मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सपोज ए एंड बी हैं, अब ये ए जो है, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे 500 केजी मैंगोज दोगे, और ए ने बोला कि मैं आपको क्या दूंगा, उसके लिए कंसिडरेशन में पैसे दूंगा, मान लो 5000 रुपीज दूंगा। नाउ बी सेज दैट आई विल नॉट बी गिविंग यू द मैंगोज। बी मना कर देता है कि नहीं, मैं आपको ये आम नहीं दे सकता। तो ए के पास क्या ऑप्शन है? ए के पास तो एक तो ये ऑप्शन है कि वो कॉम्पनसेशन ले ले, जो उसको प्रॉब्लम हुई है, जो डैमेजेस हुए हैं वो ले ले, राइट। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कोर्ट में जाए और बी को कंपेल करे कि जो हमारे बीच में प्रॉमिस हुआ था आप उसको परफॉर्म करो, राइट। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किस चीज का, कि आप हमें मैंगोज दोगे, ए ये बोलेगा कोर्ट में जाके, और उसी चीज को कोर्ट क्या बोले, बी को ऑर्डर करे, बी को कंपेल करे कि नहीं, आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना पड़ेगा। तो ये एक तरह का स्पेसिफिक रिलीफ है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो पहले क्या हुआ, जब कोडिफाइड कोई लॉ नहीं था इंडियन कोर्ट्स के इंडिया में, तो इंडियन जजेस का डिस्क्रिशन होता था किसी पर्टिकुलर मैटर को लेके, वो अपनी मर्जी से जैसा उनकी सेंस ऑफ किस बेसिस पे
on the basis of equity, justice and good conscience. On the basis of equity, justice and good conscience, इंडियन कोर्ट्स क्या करते थे? अपने डिसीजंस देते थे। पर उससे क्या हुआ कि जब जजेस का डिस्क्रिशन था और अलग अलग केसेस में अलग अलग जजमेंट्स आ रहे थे, क्यों? क्योंकि किसी लॉ के बेसिस पे तो वो दे नहीं रहे थे, वो जजमेंट्स अपनी जो उनका सेंस ऑफ इक्विटी था, जो उनका सेंस ऑफ जस्टिस और जो सेंस ऑफ गुड कॉन्शियंस था, उसके हिसाब से दे रहे थे। तो ऑब्वियसली मेरा जो सेंस ऑफ जस्टिस है वो डिफरेंट होगा आपके सेंस ऑफ जस्टिस से, राइट? तो दोनों मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग एक गिवन सिचुएशन में हम दोनों सेम ही डिसीजन दें। तो उससे क्या था? उससे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी था। जो जजमेंट्स हैं कोर्ट के वो वेरिड थे, वो अलग अलग थे। क्यों? क्योंकि वो जजेस के डिस्क्रिशन पे डिपेंड कर रहे थे, जजेस की मर्जी पे डिपेंड कर रहे थे, राइट? तो इस डिस्क्रिशन को कर्टेल करने के लिए, और लॉ का एक बेसिक पर्पस ये होता है कि वो डिस्क्रिशन को मिनिमाइज करे, डिस्क्रिशन को कम से कम करे। तो इसीलिए लॉ सब कुछ क्लियरली लिख देता है, राइट? कि ताकि जजेस भी क्या होते हैं, जजेस आर ऑल्सो बाउंड बाय द लॉ, जजेस को उस लॉ के हिसाब से काम करना होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अल्टीमेटली ये जरूरत महसूस की गई कि हमारे यहां कोई लॉ होना चाहिए। तो उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था हमारे ऊपर, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 लाया गया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 जो किससे इंस्पायर्ड था? वो इंस्पायर्ड था एक तो इक्विटी कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड से, राइट? इक्विटी कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड के जो डिसीजंस थे, जो इक्विटी कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड ने जो रूल्स ले डाउन किए थे अलग अलग अपने जजमेंट्स में, उनसे। और दूसरा ये बेस्ड था न्यूयॉर्क सिविल कोड पे, ड्राफ्ट न्यूयॉर्क सिविल कोड पे, राइट? तो इन दो चीजों पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 बेस्ड था। पर जैसे जैसे टाइम निकला, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में कुछ खामियां नजर आने लगी, और इन खामियों को दूर करने के लिए जरूरी था कि नया लेजिस्लेशन आए, कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इसको अमेंड किया जाए। तो जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, इंडिया रिपब्लिक बना 1950 में, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉ कमीशन अपॉइंट किया, और लॉ कमीशन ने, और उस लॉ कमीशन का मैंडेट क्या था? उस लॉ कमीशन का मैंडेट ये था कि आप देखें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की फंक्शनिंग को और सजेस्ट करें कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, राइट? तो उस वजह से लॉ कमीशन ने अपनी 9th रिपोर्ट में, लॉ कमीशन ने अपनी 9th रिपोर्ट में अपनी 9th रिपोर्ट जो है वो सबमिट की, और 1958 में, और एक ओवरहॉल के लिए रेकमेंड किया कि जो 1877 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसको कंप्लीटली ओवरहॉल कर दिया जाए। और इस रेकमेंडेशन के बेसिस पे अल्टीमेटली 1963 में 13 दिसंबर 1963 को पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया उसको क्या किया? प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी। अब बताइए 1960 इस डेट को जिन प्रेसिडेंट ने असेंट दी है वो कौन से प्रेसिडेंट रहे होंगे? क्या नाम होगा उन प्रेसिडेंट का जिन्होंने हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को असेंट दिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद अल्टीमेटली ये 1 मार्च 1964 को फोर्स में आ गया, राइट? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपको याद रखना। हर स्टैट्यूट में ये डेट जो है आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और लॉ कमीशन की 9th रिपोर्ट पे ये बेस्ड है, ये भी याद रखे जाने की जरूरत है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये इंस्पायर्ड कहां से है? तो कोर्ट्स ऑफ इक्विटी इन इंग्लैंड से इंस्पायर्ड है। और किस पे बेस्ड है? तो ये कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस पे बेस्ड है।
ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मैंने देखा है कि प्री में क्वेश्चन आया है कि कौन सा स्टैट्यूट इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस पे बेस्ड है। तो आपको राइट बेसिकली तो सारे लॉज ही इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस पे ही बेस्ड हैं, पर स्पेसिफिकली इक्विटी और जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट कहां पे किया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब हम समझते हैं कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, राइट तो देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 है, अपन सब जानते हैं। आर्टिकल 32 बात करता है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, राइट उसी तरीके से आर्टिकल 226 है जो कि रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स की बात करता है। तो ये जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 32 दिया गया है, हम आर्टिकल 32 पे बेस करते हैं प्राइमरीली कि जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 तक, राइट तो अब इन फंडामेंटल हम मान लीजिए हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, अनटचेबिलिटी है, राइट जो कि पार्ट है इक्वालिटी का, फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है। तो इस तरह के जो ये राइट्स हैं, ये तो अब राइट्स हमें दिए गए हैं, पर इन राइट्स को एनफोर्स करने के लिए अगर मैकेनिज्म ही नहीं होता, मान लीजिए हमारे पास सब कुछ होते हैं, सारे राइट्स होते हैं, पर आर्टिकल 32 और 226 नहीं होते, तो अब अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता तो हम कहां जाते। मान लीजिए हमारे किसी ने हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया, मान लो स्टेट ने बोल दिया कि नहीं ये आपको हम अलाउ ही नहीं करेंगे एग्जाम देने के लिए बिकॉज आपने बियर्ड रखी हुई है, तो अब ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, राइट अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो है, अब ऐसी सिचुएशन में हम कहां जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहां जाएंगे। अब अगर हमारा राइट टू इक्वालिटी वायलेट हुआ, हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो हमारे पास राइट्स तो हैं पर रेमेडी नहीं है, हमें पता नहीं है कहां जाना है, अगर तो उन राइट्स का क्या मतलब है, राइट आर्टिकल 32 इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भीमराव अंबेडकर ने भी, डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। क्यों? क्योंकि अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा, अगर आपके पास रेमेडीज नहीं होंगी और उनको एनफोर्स करने का मैकेनिज्म नहीं होगा, तो आपके राइट्स का तो कोई मतलब नहीं, आपके राइट्स बेकार हो गए, राइट ठीक है वो कागज पे लिखे हुए हैं, क्या फायदा अगर कोर्ट उनको एनफोर्स नहीं कर सकता। उसी तरीके से तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है किस पे बेस्ड है, उबी जस इबी रेमेडियम, which means where there is a right there is a remedy, where there is a right there is a remedy। तो अगर आपके पास राइट है तो आपके पास रेमेडी भी है, अगर रेमेडी नहीं है तो उस राइट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई, अगर थप्पड़ मारना क्राइम है, तो अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जाके एफआईआर कर सकते हो, पर अगर आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता हमें कहां जाना है क्या करना है, तो आप क्या कर लेते हैं सामने वाले इंसान का, वो थप्पड़ मार के चला जाता, राइट आप थोड़ा कुछ बोलते 2-3 थप्पड़ और मारता, तो कोई फायदा नहीं होता उससे। तो इसीलिए लॉ क्या बोलता है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो उसी तरीके से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो अलग अलग रिलीफ्स प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीफ्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सारे वेरियस कई सारे रिलीफ्स प्रोवाइड करता है, राइट। अब वो रिलीफ क्या हो सकते हैं? वो रिलीफ हो सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स,
डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड टाइटल्स, उसके अलावा इंजंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, परपेचुअल इंजंक्शंस प्रोवाइड करता है, जो 1963 का हमारा जो स्टैट्यूट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, परपेचुअल इंजंक्शंस भी प्रोवाइड करता है। तो ये इस तरह के जो स्पेसिफिक रिलीफ्स हैं ये प्रोवाइड करता है। तो अब ये सारे रिलीफ जो हैं, तो बेसिकली एसआरए क्या करता है, ये एक तरह का प्रोसीजरल लॉ है, राइट, जो कि सप्लीमेंट करता है, which supplements what? Substantive laws. सब्सटैंटिव लॉज को प्रोसीजरल लॉ है, मेजरली प्रोसीजरल लॉ है, पर इसका एक पार्ट है सेक्शन 6 जो कि सब्सटैंटिव है, राइट। तो ये क्या है, सब्सटैंटिव लॉ भी है और प्रोसीजरल भी, पर सब्सटैंटिव केवल सेक्शन 6 के पर्सपेक्टिव में, अदरवाइज एसआरए जो है वो मेजरली प्रोसीजरल लॉ ही है। अब ये जो प्रोसीजरल लॉ है ये क्या करता है, ये सब्सटैंटिव लॉज को सप्लीमेंट करता है। मान लीजिए जो कोई सब्सटैंटिव लॉ है वहां पे रेमेडी जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है, राइट। अब उस सब्सटैंटिव लॉ में जो रेमेडीज हैं वो इनसफिशिएंट है। मान लीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप दो लोगों ने किया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब इन दोनों ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट मान लो वॉयलेट किया। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉयलेट हुआ है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आप क्या ले सकते हो, केवल कॉम्पनसेशन या डैमेजेस ले सकते हो, राइट। पर और तो कोई राइट नहीं है आपके पास। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी तो करवाने का अधिकार है आपके पास, वो आपको कहां दिया है, वो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया है, ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। उसी तरीके से मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवाना है, राइट, या उस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करवाना है, उसमें कुछ चेंजेस करवाए जाने हैं, तो आप उनका रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो। कैसे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉज क्या होते हैं, सब्सटैंटिव लॉज वो लॉज होते हैं जो आपके राइट्स एंड ड्यूटीज बताते हैं, जैसे कि आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, राइट। तो इस तरह के जो लॉज हैं ये क्या करते हैं, आपके राइट्स एंड ड्यूटीज बताते हैं। तो ये प्रोसीजरल लॉज कौन से हो गए, सीआरपीसी, सीपीसी, एसआरए, ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रोसीजरल लॉ के। तो इसीलिए एसआरए जो है ये क्या करता है, सब्सटैंटिव लॉज को सप्लीमेंट करता है और आपको एक इफेक्टिव रेमेडी दिलाने में मदद करता है। तो एसआरए का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एक रिलीफ है, रेमेडी तो आपके पास है इन स्टैट्यूट्स में भी, पर वो जो रेमेडी है वो कैसी होनी चाहिए, एडिक्वेट रेमेडी होनी चाहिए, राइट। रेमेडी केवल रेमेडी हो वो जरूरी नहीं है, एडिक्वेट रेमेडी होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर क्या था, फॉर एग्जांपल जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2018 से पहले ये क्या था, ये एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी थी कोर्ट की, कि अगर कोर्ट को लगता है कि कॉम्पनसेशन से काम चल जाएगा तो उस केस में कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर नहीं करते थे, पर केवल उन केसेस में जहां पे ऐसा लगता था कि कॉम्पनसेशन सफिशिएंट नहीं होगा, केवल उन केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर किया जाता था। पर अभी क्या हो गया है, पोस्ट 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, एक बहुत ही मेजर अमेंडमेंट हुआ था। इस अमेंडमेंट पे मैं एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर आपको बना के दूंगा, और इस अमेंडमेंट का जो पर्पस था वो ये था कि इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं उनको एनफोर्स करवाना, राइट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको एनफोर्स किया जाए ताकि इंडिया में बिजनेस करना आसान हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में इंडिया ऊपर जाए और इंडिया में बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करना चाहें, राइट। तो पहले 2018 के पहले क्या था कि वो डिस्क्रिशनरी रेमेडी थी, और अगर कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं किया जाता था। पर 2018 के बाद क्या हुआ, पोस्ट 2018 सिनेरियो ये है कि अब ये डिस्क्रिशनरी रेमेडी नहीं है, ये मैंडेटरी रेमेडी है। लॉ जो है वो अब जज को डिस्क्रिशन नहीं देता, कोर्ट को डिस्क्रिशन नहीं देता। लॉ ये बोलता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अ रूल, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर करना पड़ेगा केवल उन केसेस में जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ऑर्डर किया जा सकता। मान लीजिए कोई
पर्टिकुलर चीज डिस्ट्रॉय हो गई और उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता, केवल उन केसेस में डैमेजेस या कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है, अदरवाइज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर करना पड़ेगा और अब ये डिस्क्रिशनरी रेमेडी नहीं है, राइट। एक क्वेश्चन और आता है, तो अभी आप यहां से कई सारी चीजें आपको समझ आया कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जो मैंने आपको बताया वो तो एक अलग बात है, जैसे एनफोर्समेंट डेट क्या है, प्रेसिडेंशियल असेंट की डेट क्या है, किस लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेस्ड है, उसके अलावा कहां से ये इंस्पायर्ड है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और उसके अलावा क्या हो सकता है कि कितने तरह के स्पेसिफिक रिलीफ्स दिए गए हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो कैसी रेमेडी है, डिस्क्रिशनरी रेमेडी है या मैंडेटरी रेमेडी है। तो अगर 2018 से पहले आए क्वेश्चन में तो वो डिस्क्रिशनरी रेमेडी थी, पर अगर 2018 के बाद की बात पूछी जाए, एट प्रेजेंट पूछा जाए, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अब क्या है कि वो डिस्क्रिशनरी रेमेडी नहीं है। एक आखिरी चीज जो यहां पे मैं बता के इस लेक्चर को कंक्लूड करना चाहूंगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, राइट। ये क्वेश्चन आता है कि क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एग्जॉस्टिव है नेचर में, मतलब अपने आप में क्या ये कंप्लीट कोड है, तो आपका आंसर होगा नहीं, राइट। और इसका आंसर नहीं क्यों होगा वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताने वाला हूं, और अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर अभी के लिए आप इतना याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।